हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर बाइंग एंड सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपकी क्लास 1 है। मैंने पहले कभी बोला या नहीं बोला मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये चैप्टर भी इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर्स हैं। अगर पिछले चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तभी आप इस चैप्टर को ज़्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है बाइंग एंड सेलिंग चैप्टर की खास बात। देखिए, अभी तक आपने जो बजट लाइन पढ़ा वो क्या पढ़ा है? P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू M। ठीक है, यहाँ P1 क्या था? प्राइस ऑफ गुड वन। X1 प्राइस ऑफ गुड वन, सॉरी क्वांटिटी ऑफ गुड वन। P2 क्या है? प्राइस ऑफ गुड टू। एंड X2 क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड टू। जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो बजट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। चलो ये भी स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या है? ये इनकम। अभी हमारा फोकस रहेगा इस इनकम पे। अभी तक के जितने भी चैप्टर्स में जहाँ जहाँ मैंने इनकम का यूज़ किया है हर जगह क्या कहा? मैंने कहा इनकम क्या था? गिवन था। आप मान कर चलो क्या इनकम गिवन है। ठीक है, यस सर। लेकिन आपको अब ये सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली ये इनकम आया कहाँ से, वेयर दिस इनकम comes from। ये आया कहाँ से? मान गए? तो बताइए कि एक बंदा कहाँ से इनकम लाता है? कोई भी, मिस्टर ए ले लो, मिस्टर वाई ले लो, कुछ भी ले लो, ये इनकम कहाँ से लाता है? अब मिस्टर ए की इनकम की बात करते हैं, कहाँ से लाया होगा इसने इनकम? देखिए, इनके पास कुछ न कुछ एसेट्स होंगे, जिस एसेट्स को उसने किस में कन्वर्ट किया था? कन्वर्ट किया होगा इनकम में। उस एसेट्स को ही बोलते हैं इंडोमेंट। बहुत जल्दी बता दिया मैंने। मिस्टर ए के पास कुछ न कुछ एसेट्स होंगे, उस एसेट्स को कन्वर्ट किया होगा इनकम में, और वही क्या कहलाता है? इंडोमेंट। आप कहोगे सर, आपका कहने मतलब है कि उसके पास लैंड होंगे, उसके पास कोई और क्या हो सकता है? बिल्डिंग होगा, उसके पास कोई बॉन्ड्स होगा। आपका मतलब एसेट्स का यही है? यस, मेरा ये भी मतलब एसेट्स का है। लेकिन एसेट्स का यहाँ मतलब ये इतना ही नहीं है। जो भी एसेट्स वो ओन करता है ये तो है ही है, साथ साथ लैंड अगर उसके पास है, और लैंड से अगर वो क्रॉप्स पैदा करता है तो क्रॉप्स भी क्या एसेट है? लैंड से अगर वो क्रॉप्स पैदा करता है तो वो भी एसेट है। अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को वो रेंट पे लगा के भी क्या कर सकता है? इनकम कमा सकता है, ये भी इनकम का उसका जरिया है। अगर बॉन्ड है तो अब इतना डिटेल मुझे जाना नहीं चाहिए, समझिए, इंटरेस्ट कमा के भी क्या कर सकता है? इनकम जनरेट कर सकता है, या उसको सेल करके भी इनकम जनरेट कर सकता है, या मनी जनरेट कर सकता है। अगर मान लो कुछ भी नहीं, उसके पास टाइम है, टाइम से किसी को सर्विस दे सकता है, और सर्विस से भी वो इनकम जनरेट कर सकता है। ध्यान समझिए, मेरे पास टाइम है, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं टाइम आपको दे रहा हूँ, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, और उससे भी क्या कर सकता हूँ? इनकम जनरेट कर सकता हूँ। भाई टाइम तो होता ही सबके पास। अगर कोई इंसान कितना भी गरीब हो, 24 आवर्स टाइम तो भगवान ने सब किसी को दिया है। इसलिए तो कहा जाता है कि गरीब पैदा होने में कोई समस्या नहीं है, गरीब मरने में समस्या है। जब आप गरीब पैदा होते हैं और मरते हैं, अगर उसमें 60-70 साल का डिफरेंसेस है, भगवान करे आप 100 साल जिए, तो इस बीच में मैंने 60-70 साल वो पीरियड लिया जिसमें लोग काम करता है, जीने का पीरियड नहीं लिया है। तो इस बीच में अगर आप गरीब ही मर गए तो फिर तो बड़ा पंगा है, क्योंकि भगवान ने आपको क्या किया है? 24 आवर्स का टाइम दिया है, एवरीडे मॉर्निंग में रिचार्ज कर देता है उठते ही। उस टाइम को आप यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हैं? इनकम कमा सकते हैं, भले ही आपके पास और कोई एसेट नहीं भी हो तो भी। देखो कितनी अच्छी बात है। तो हर इंसान के पास कुछ ना कुछ एसेट्स होता है, और उस एसेट्स को क्या बोलते हैं? इंडोमेंट्स कहते हैं। मेरा मकसद यहाँ पे इंडोमेंट्स का मीनिंग समझाने का था, अब समझा चुका हूँ मैं आपको। अब आप भी
1 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए और सोचिए कि हर इंसान के पास एसेट होता कि नहीं होता है। नहीं होता तो इनकम कहाँ से जनरेट करता है, और इनकम नहीं होती है तो फिर वो बजट लाइन कहाँ से आएगा। इसलिए इनकम का होना बहुत ज़रूरी है, और इनकम जनरेट करने के लिए उसके पास जो एसेट्स हो इनको एंडोमेंट कहते हैं। और कितने तरह के एसेट्स हो सकता है आपने देख लिया। मैंने ये टाइम का इसलिए एग्जांपल दिया कि आप कहते हैं गरीब बंदा उसको फुटपाथ पे सोता, उसके पास क्या एंडोमेंट है, हाई टाइम है उसका, मान गए, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे हम एंडोमेंट को समझने के लिए सिंपल तरीके से एंडोमेंट समझाएंगे और मानकर चलेंगे एक बंदे के पास, या मिस्टर ए हो या कोई भी हो, उसके पास 2 ही एंडोमेंट है। एंडोमेंट तो बहुत हो सकते हैं, 2 ही है, एक है W1 और एक है W2। एंडोमेंट इज डिनोटेड बाय W1 एंड W2। उसके पास 2 ही है। इकोनॉमिक्स में होता ही ऐसा ना, आपके पास 2 एक्सिस है, X1 X2, तो आप X1 X2 को मैं ही सबको दिखाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, सिंप्लिसिटी के लिए आपने 2 ही एंडोमेंट मान लिया। आपके जो आपको जो स्टडी मटेरियल मैं दूंगा उसमें क्या कर रखा है कि एक फार्मर का एग्जाम्पल लिया है, और फार्मर 2 क्रॉप्स उगाता है। मान लो एक एप्पल है और दूसरा चेरीज है, एप्पल सेंचुरीज ये उगाता है, और यही इसका एंडोमेंट है। अब आइए समझिए क्या कहानी है। एक फार्मर है, आप अपने आप को फार्मर मान लीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। आपके पास 2 क्रॉप है, आपके पास 2 क्रॉप है एप्पल एंड चेरीज, इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या एप्पल एंड चेरीज खा के आपका ज़िंदगी कट जाएगा? नहीं कटेगा। आपको और क्या चाहिए? आपको दूध भी चाहिए, आपको चावल भी चाहिए, आपको फ्लोर भी चाहिए। यू अंडरस्टैंड माई सेंटिमेंट, माई मीनिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस एप्पल एंड चेरीज़ को सेल करना पड़ेगा। तो क्या आप सारा सेल कर देंगे? सारा सेल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एप्पल की डिमांड भी आपकी है ना। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमने एप्पल उगाया है और सारा एप्पल मार्केट में बेच दें और फिर बाद में क्या करें, मार्केट जाके एप्पल परचेज करें। ऐसा तो नहीं कर सकते। हमारे पास जो एप्पल है, इस एप्पल में से क्या करेंगे, हम कुछ अपने पास रखेंगे और कुछ क्या करेंगे, सेल कर देंगे। उसको ओन यूज़ कहते हैं। सिमिलरली चेरीज़ में भी करेंगे ओन यूज़ एंड सेल कर सकते हैं। आपको सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, मान लो मेरे को कुछ अपना यूज़ नहीं करना है एप्पल को, हम इतने ऐसे हैं कि हमारे लिए और सब चीज़ों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है नहीं, मुझे एप्पल यूज़ ही नहीं करना है, मैं सारा सेल कर देता हूँ। ये भी पॉसिबल है। आपका ओन यूज़ क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आपका ओन यूज़ 0 हो सकता है। 100% सेल भी कर सकते हैं आप, 100% सेल भी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। और सेल भी 0 हो सकता है, 100% ओन यूज़ भी हो सकता है। ये मैं कोई नहीं होता डिसाइड करने वाला, ये तो उस फार्मर की कंडीशन डिसाइड करेगी कि वो एप्पल एंड चेरीज़ को 100% बेच देगा, 100% खा जाएगा, या कुछ बीच का रास्ता चुनेगा। जनरली प्रैक्टिकली बात करो तो बीच का रास्ता चुनता है बंदा, ठीक है। एप्पल को क्या मान लीजिए, W1, इसको क्या मान लीजिए, W2। ये आपका एंडोमेंट। मेरे हिसाब से अब कुछ बातें आगे बढ़ाएं, बहुत सारी बातें हो गई कॉमन लाइफ की, अब इसको आगे बढ़ाते हैं और इकोनॉमिक्स में लेके आते हैं। ये एंडोमेंट हो गया। लेकिन जब एप्पल एंड और चेरीज़ को फार्मर सेल करेगा तो कुछ ना कुछ तो प्राइस होगी उसकी। इसकी प्राइस क्या होगी, P1, इसकी प्राइस क्या होगी, P2। भाई प्राइस तो मार्केट डिसाइड करता ही है, तो इसका मतलब इसकी प्राइस क्या, P1, इसकी प्राइस क्या, P2। अगर इन सब को आप सेल कर देते हैं, मान लो अगर इन सब को आप सेल कर देते हैं या नहीं भी सेल करते हैं, तो कुछ तो इसकी वैल्यू होगी ना। वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी W1 इंटू P1, इसकी वैल्यू क्या होगी, W2 इंटू P2। आप सेल करें या ना करें, लेकिन जो इसकी वैल्यू है, यही वैल्यू टुगेदर क्या आपकी, यही वैल्यू इसकी इनकम है। भाई किसी चीज़ को हम नहीं भी सेल करते हैं तो भी तो हमारी इनकम है ही ना। जरूरी थोड़ी कि हम पैसा सेल करें, उसको मनी में कन्वर्ट करें तभी हमारी इनकम होती है। जो हमारा एप्पल हमारे पास है वो भी हमारी इनकम है, मान गया ना, इन काइंड। तो ये आपकी इनकम है। इसका मतलब है कि अब आपका जो M था ना वो मिल गया। क्या, किस तरह से मिल गया, एंडोमेंट। और वो क्या हो गया, W1 P1 W1 प्लस P2 W2। अब बजट लाइन क्या हो जाएगा, P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वस टू क्या होगा, M नहीं होगा बल्कि क्या होगा, P1 W1 प्लस P2 W2। ये बजट लाइन होगा। अब जब बजट लाइन में आपने इनकम को रिप्लेस किया और वहाँ पे एंडोमेंट को ले आया है, तो जब इनकम की में कुछ बदलाव हुआ है, एंडोमेंट आया, नई तरीके से इनकम को हम डिफाइन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पुराने कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ रखे हैं
क्या पढ़ रखे हैं, स्लट्स की इक्वेशन, उसमें भी इनकम था, बजट लाइन था ना, बताओ क्यों नहीं था। स्लट्स की इक्वेशन में सारा गेम किसका था, इसी का था, प्राइस चेंज होने का, बजट लाइन तो वहाँ पे भी था। तो स्लट्स की इक्वेशन में भी क्या होंगे, अब वही स्लट्स की इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे, अब थोड़ा चेंज करके पढ़ेंगे, बाइंग एंड सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो बातें भी यहाँ पे आएगी, मतलब समझ लो ये स्लट्स की इक्वेशन का एक्सटेंशन ही मेजोरिटी इस चैप्टर में है, स्लट्स की इक्वेशन का एक्सटेंशन ही है। बस स्लट्स की इक्वेशन में पहले एम को हम गिवन मान लिए थे, अब यहाँ एम को क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। लेकिन स्लट्स की इक्वेशन को चेंज करके पढ़ने से पहले बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, स्लट्स की इक्वेशन को नए तरीके से पढ़ने से पहले मुझे बहुत कुछ और भी इंडोमेंट के बारे में जानना होगा। लेकिन जान लो इस चैप्टर का मेन फोकस उसी पे रहेगा, स्लट्स की इक्वेशन इंक्लूडिंग इंडोमेंट, ठीक है जी। आइए क्या और सब पढ़ना पड़ेगा, तो पहला उसमें टॉपिक लिखिए ग्रॉस डिमांड, और साथ साथ लिखिए नेट डिमांड। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि एक फार्मर एप्पल्स एंड चेरीज उगाता है और वो उस एप्पल्स को अपने लिए भी यूज़ कर सकता है। मान लो उसने क्या किया, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। मान लो उसने 100 एप्पल्स उगाया, सपोज करो। उसने क्या किया, अपने लिए 50 एप्पल्स यूज़ किया, यही इसका ग्रॉस डिमांड है। यही इसका ग्रॉस डिमांड, ठीक है ना। जो एप्पल आप क्या करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, मान गए, यस सर, यही उसका ग्रॉस डिमांड है जो उसने खुद यूज़ किया है। अब उसके पास क्या बच गए, 50 बच गए, क्या करेगा, उसको सेल करेगा। लेकिन जो इंडोमेंट था वो क्या था, W1 मान लो इसको। अब यहाँ बात आती है, सर नेट डिमांड क्या होगा। नेट डिमांड होगा जो आपकी ग्रॉस डिमांड है उसमें से कितना आपके पास है, खुद का है। जो आपके पास खुद का प्रोडक्शन, वो क्या कहलाता है, इंडोमेंट कहलाता है। यहाँ W1 है, तो ग्रॉस डिमांड कितना हमारे पास है, हमारे पास 50 एप्पल्स का है, और नेट इंडोमेंट कितना, 100 एप्पल्स का है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, -50 एप्पल्स आ रहा है ना। ये नेट डिमांड आ रहा है -50 एप्पल्स। मज़ा आ गया, यस सर। अब आप मुझे बताइए कि क्या नेट डिमांड माइनस में आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। नेट डिमांड माइनस में आने का मतलब हुआ कि इसको आपने सेल किया है। नेट डिमांड माइनस में आने का मतलब क्या किया, आपने सेल किया है। एक और एग्जांपल लीजिए, सपोज कीजिए सेकंड केस में ये ए और ये बी आ जाओ। मान लीजिए आपने 120 एप्पल्स आप यूज़ करते हो, 100 उगाते हो, आपकी डिमांड कितना, 120 एप्पल की है। तो ये क्या हो गया, आपका ग्रॉस डिमांड। क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी आप अपने लिए कंज्यूम करते हो वो आपका ग्रॉस डिमांड होता है। तो यहाँ पे नेट डिमांड कैसे निकलेगा, नेट डिमांड इक्वल टू क्या होगा, ग्रॉस डिमांड माइनस इंडोमेंट। यहाँ पे ग्रॉस डिमांड कितनी है, 120 एप्पल आपको चाहिए, और आपने खुद के खेत में कितना उगाया है, 100 एप्पल। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये क्या, बाइंग हो गया, बाइंग हो गया। ये ऊपर वाला सेलिंग था, ये बाइंग था। आपको पता चला ये चैप्टर का नाम बाइंग एंड सेलिंग क्यों है, इसलिए इस चैप्टर का नाम बाइंग एंड सेलिंग है। क्योंकि आप अपने डिमांड के हिसाब से क्या करते हैं, या तो बाई करते हैं या सेल करते हैं। तो आप बाई करेंगे, सेल करेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करा है, आपकी ग्रॉस डिमांड पे और आपकी इंडोमेंट पे। मान लीजिए मेरे जैसा इंसान है, सपोज़ कीजिए वो 120 एप्पल खाता है, लेकिन उसके पास इंडोमेंट क्या, 0 है। मेरे पास एप्पल तो है ही नहीं कुछ, तो मैं क्या करूँगा, सारा एप्पल क्या करूँगा, मार्केट से बाई करूँगा। ये मेरी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। कुछ एप्पल उगाने वाले एरियाज़ को छोड़ दीजिए, जैसे शिमला है या फिर हिमाचल मान लो या फिर कश्मीर मान लो, उन सबको छोड़ दो। तो अदरवाइज़ सब लोग क्या करते हैं, हम लोग बाई करते हैं। लेकिन मैं बिहार से आता हूँ और बिहार में कल्टीवेशन खेती काफ़ी होती है। तो अगर मेरे से कहा जाए कि वीट क्या करते हो आप, तो वीट मैं सेल ही करूँगा। राइस क्या करूँगा, सेल करूँगा। जितना उगाऊँगा वो सारा थोड़ी खा जाऊँगा, अगर मैं किसान हूँ तो वहाँ पर किसान क्या करते ज़्यादातर, वीट एंड राइस एंड मेज़ एंड मैनी मोर थिंग्स, बहुत कुछ होता है।
सीरियल ज़्यादातर होते हैं, पल्सेस, वो सब उगाते हैं, उगा करके अपने लिए खाते भी हैं और खा कर क्या करते हैं, उसको बचने के बाद क्या करते हैं, उसको सेल भी कर देते हैं। कई किसान ऐसे होते हैं जो इतना उगा पाते हैं कि बस खुद ही खाते हैं, बस हो गया, रिमेनिंग वो सेल नहीं कर पाते, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप देखो पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर जगह हर किसी के पास कुछ ना कुछ इंडोमेंट है, और हर जगह कुछ ना कुछ लोगों को क्या करना, बाय भी करना है और कुछ ना कुछ सेल भी करना है। मान गए? दिल्ली में क्या है, दिल्ली में यहाँ तो कल्टिवेशन होता नहीं है, यहाँ पर लोगों के पास टाइम है, दिमाग है, ब्रेन है, बिजनेस है, तो यहाँ लोग वो बेचता है और वो उससे कमाता है और उससे फिर कुछ और परचेज़ करता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया क्या कहानी है। यही बाइंग एंड सेलिंग चैप्टर। मैं इसके लिए इतना ज़्यादा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक चैप्टर का मीनिंग क्लियर ना हो कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसको आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से उसको जोड़ ना पाओ तो फिर मज़ा नहीं आता है, फिर आपको न्यूमेरिकल भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, ग्राफ भी नहीं बना पाएंगे। तो ये फंडा इस चैप्टर के बाइंग एंड सेलिंग का है। अल्टीमेटली हर किसी के लाइफ में क्या होता है, ग्रॉस डिमांड होता है, और हर किसी के लाइफ में क्या होता है, नेट डिमांड होता है। और ग्रॉस डिमांड में से क्या करेंगे, इंडोमेंट को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नेट डिमांड। ग्रॉस डिमांड ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। नेट डिमांड क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव और नेट डिमांड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाइंग है, नेगेटिव इसका मतलब क्या है, सेलिंग है। सब कुछ इंडोमेंट पे भी डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि शायद आप यहाँ तक की बातें समझ गए बच्चे, क्या कहते हो आप लोग? यस सर, समझ गए, ठीक है, यस सर। आइए इंडोमेंट को ग्राफ पे दिखाते हैं। तो कुछ आपको सपोज करना पड़ेगा, लिख लीजिए। मान लो कि गुड 1 है, दैट इज़ व्हाट, W1 है, इंडोमेंट 1 है। भाई आप जो उगाते हो वही तो गुड ही है ना। W1 की क्वांटिटी मान लीजिए कितनी, 12 है। W2 मान लीजिए आपका 10 है। तो P1 भी दे रखा होगा, P2 भी दे रखा है, इसको मान लीजिए कितना है, 5 है, और ये क्या है, 4 है। तो बताइए आप कैसे निकाल सकते हैं इंडोमेंट की वैल्यू, P1 W1 प्लस P2 W2 इक्वल टू, देख लीजिए क्या है, ठीक है जी। तो कितना होगा बताइए, आप इसका पुट कीजिए वैल्यू यहाँ पे। ये आपका 5 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 10, ये हो गया आपका 100। आइए इसको ग्राफिकली क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली दिखाने के लिए 2 एक्सट्रीम केसेस की आपको पॉसिबिलिटी लेकर चलनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने आपको ये P1 W1 प्लस P2 W2 निकाल दिया है। ये 5 इंटू 12, 4 इंटू 10, ये हो गया 100 की वैल्यू। अब इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए 2 एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के चलना पड़ेगा। अब एक बात देखो, जैसे मान लो ये इनकम है, 100 रुपीज़ की इनकम आपकी आई विद द हेल्प ऑफ इंडोमेंट। अब इसको क्या कर सकते हो आप, सपोज़ करो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। मान लो कि यू वांट टू परचेज ओनली X2, ओनली X2 में इसको खर्च करना चाहते हैं आप, तो कितना यूनिट्स आप X2 का परचेज़ कर सकते हो। X2 मतलब हो गया आपका W2, सॉरी इंडोमेंट आपका W1 W2 है, आपके पास 2 गुड्स है ना, आपको कहा था X1 एंड X2 2 गुड्स है। जो भी इंडोमेंट है, उस इंडोमेंट से जो इनकम है, उस इनकम से आप X1 X2 परचेज़ करना चाहते हो। अब मान लो ओनली X2 परचेज़ करना चाहते हो, ओनली X2, समझ गए बच्चे। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आता होगा, सर ये W1 W2 तो समझ में आ गया, ये हमारा इंडोमेंट है, लेकिन ये X1 X2 क्या आ गया। भाई एप्पल एंड चेरीज़ आपका W1 W2 है, लेकिन एक किसान एप्पल एंड चेरीज़ को बेच करके क्या कर सकता है, वीट एंड राइस भी तो परचेज़ कर सकता है। तो वीट एंड राइस क्या हो गया, X1 X2 हो गया। तो ऐसा मानकर चलिए कि वो किसान क्या कर रहा है, सारा एप्पल सारा चेरीज़ बेच दे रहा है, और जो पैसा कलेक्ट कर रहा है उससे क्या कर रहा है, या तो X1 परचेज़ कर रहा है या X2 परचेज़ कर रहा है। अब आप कहोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कुछ क्या करे, W1 W2 भी परचेज़ करे, रखे अपने पास अपने कंजम्पशन के लिए। वो मैं बताता हूँ, अभी आपको एक ग्राफ मुझे बताने दो। इंडोमेंट का कुछ हिस्सा भी क्या कर सकता हो, अपने लिए यूज़ कर सकता है। तो उससे क्या होगा, उसकी जब ऐसा करेगा तो उसका ये मनी वैल्यू ऑफ इनकम थोड़ी सी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो फिर ये थोड़ा कम परचेज़ करेगा। लेकिन अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि वो सारा सेल कर रहा है, और सारा सेल करके उसकी इनकम कितनी है, 100 है। और आपको एक बात मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि अगर वो एप्पल एंड चेरीज़ को नहीं भी सेल करता है तो भी उसकी एंडोमेंट की हेल्प से उसकी इनकम कितनी है ये। तो आपको ये बात
कंफ्यूज नहीं करना है, सीधा रखना है कि जितनी उसकी इंडोमेंट की वैल्यू है, जो प्रोडक्शन करता है, उस प्रोडक्शन की जो वैल्यू है वही उसका इनकम है। अब थोड़ा मुझे वक्त दीजिए 5-7 मिनट का, जैसे मैं ग्राफ पे दिखाऊंगा ना सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ओनली X2 वो परचेज कर रहा है। क्या परचेज कर रहा है? ओनली X2। तो X2 को परचेज करने के लिए यहाँ पे प्राइस रखना पड़ेगा। P1 की प्राइस क्या मान लीजिए 4, और P2 की प्राइस कितनी है? P1 की प्राइस है 5, P2 की प्राइस कितनी है 4। P1 की प्राइस 5, P2 की प्राइस 4। अगर हम इस प्राइस से क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो X2 कितना परचेज कर सकते हैं? 100 की आपकी इनकम है, उसको 4 से डिवाइड कर दो तो कितना परचेज कर सकते हो? मैक्सिमम 25 यूनिट्स। तो बताइए आपका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 यूनिट ऑफ X1, 25 यूनिट्स ऑफ X2। अगर ये सारा पैसा हम लगाते हैं X2 पे तो क्या होगा? 100/5, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, X1 पे लगाते हैं तो कितना होगा? ये होगा 20 यूनिट्स। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 20 और 0। अब आप क्या कीजिए, एक बजट लाइन सॉरी एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर रखिए A पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या रखिए? 0 और 25। यहाँ रखिए B पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या रखिए? 20 और 0। अब इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका बजट लाइन। अब देखो इस बजट लाइन पे एक खास बात क्या रखनी है आपको, कि आपको ये 25 तो है और ये 20 तो है जो गुड्स आप परचेज करते हो, उसमें एक बंडल है, एक बंडल किसका है? इंडोमेंट का भी है, वो भी आपको रखना पड़ेगा। और वो क्या है? W1 W2 भी है। और वो कितना बंडल था? वो था आपका, बताओ बंडल का क्या था? 12 और 10। वो बंडल भी इस पे कहीं ना कहीं दिखाई देगा, ऑफ कोर्स दिखाई देगा। ये 12 है और ये क्या 10 है। ये बंडल भी होगा यहाँ पे W, और ये क्या होगा? 12 और 10। ये W इस पे होना ही है। क्यों होना है? क्योंकि अल्टीमेटली इसी बंडल से आपने बजट लाइन बनाया है। तो जिस इनकम से आप बाहर के कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हो, उसी इनकम से आप अपना गुड्स भी तो कंज्यूम कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने क्या कहा कि एप्पल एंड चेरीज आप सेल मत करो, सारा कंज्यूम कर लो। अगर सारा कंज्यूम भी कर लोगे तो भी आपकी इनकम कितनी? 100 ही तो है। एप्पल एंड चेरी सारा कंज्यूम कर लोगे तो आपकी इनकम फिर भी क्या है? P1W1 प्लस P2W2, तो भी 100 है। कई बच्चों के दिमाग में यह आता होगा, सर हमने खुद कंज्यूम कर लिया तो मेरी इनकम क्या होगी? अरे बेटा जान, जो भी आप कंज्यूम करते हैं, उसको उगाते हैं, तो वो भी तो आपकी इनकम ही है ना। भले ही इनकम कैश नहीं, इन काइंड है, लेकिन है तो इनकम आपकी। तो ये बंडल भी एक यहाँ पे रहेगा। मान गए? यस सर। अब देखो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब देखिए क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप यहाँ कहीं परचेज करें। समझ लो क्या हो सकता है। अगर यहाँ कहीं परचेज करो तो क्या पॉसिबिलिटी है? यहाँ कहीं परचेज करोगे तो क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है? अगर हम यहाँ परचेज करते हैं, यहाँ परचेज करते हैं, तो क्या होता है? एक लाइन और मुझे ड्रॉ करने दीजिए, फिर समझाता हूँ। ये आपका W1 का लाइन है और ये आपका W2 का लाइन है। ये W2 है और ये W1 है। अब आइए बात कीजिए सिर्फ ये, यहाँ पे क्या X1 है और यहाँ पे क्या X2 है। सिर्फ X1 को समझिए पहले, X2 को छोड़ दीजिए। अगर मैं यहाँ पे कहीं, हमारा ऑप्टिमम मंडल है, आप जानते हैं ना ये ऑप्टिमम मंडल है। ऑप्टिमम मंडल किस पे डिपेंड करता है? यूटिलिटी फंक्शन पे। यूटिलिटी फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। यूटिलिटी फंक्शन X1 X2 कुछ भी हो सकता है, पढ़ चुका आपने। कॉपडॉलक्स हो सकता है, कॉज लीनियर हो सकता है, वो सब करा चुका हूँ। या फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है, सब हो चुकी बात है। ऑप्टिमम मंडल डिपेंड करता है यूटिलिटी फंक्शन से, क्योंकि यूटिलिटी फंक्शन से आप क्या निकाल लोगे? आप निकाल लोगे इंडिफरेंस कर्व।
और बजट लाइन तो आपके पास पता ही है, तो इसे क्या कर लोगे, ऑप्टिमम मंडल। ऑप्टिमम मंडल ही क्या होता है, डिमांड होता है। ये सब बात मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इसी बहाने क्या होता है, इसका रिवीजन होता है, आपके दिमाग में ये पॉइंट घुसता रहता है। क्या कहा मैंने, सर बजट लाइन गिवन है, यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, यूटिलिटी फंक्शन की हेल्प से हमने क्या किया, इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन मिलके क्या पता चला, ऑप्टिमम मंडल। ऑप्टिमम मंडल ही क्या होता है, चॉइस होता है, और वही क्या होता है, डिमांड होता है। मान गए, यस सर। तो इसका मतलब आपकी डिमांड क्या है, आपकी x1 की डिमांड क्या है। अब बताओ, आपके पास ये है बंडल W1 की, लेकिन आप डिमांड किसकी कर रहे हो, x1 की कर रहे हो। बात समझ रहे, यहाँ पे फॉर द सेक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कीजिए आप, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से W1 W2 आप मान लीजिए जो आपने प्रोडक्शन करी है, जैसे एप्पल एंड चेरीज है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और x1 और x2 ये भी क्या मान लीजिए, ये भी मान लीजिए एप्पल एंड चेरीज। ये आपकी क्या है, ये क्या आपकी इंडोमेंट है जो आपने प्रोड्यूस किया है, और ये आपकी क्या कंजम्पशन है। इंडोमेंट में और कंजम्पशन में फ़र्क होता है, इंडोमेंट में और कंजम्पशन में फ़र्क होता है। कंजम्पशन मतलब डिमांड। एक बार फिर सुन लीजिए, W1 एंड W2 की आपकी इंडोमेंट है, एप्पल एंड चेरीज की आपकी इंडोमेंट है, ये आपने प्रोड्यूस किया है। जो आप प्रोड्यूस करते हो आपकी इंडोमेंट होती है, आपकी एसेट होती है, लेकिन उसमें से जो आप डिमांड करते हो वो क्या होती है आपकी, वो आपकी कंजम्पशन होती है या फिर आपकी डिमांड होती है। डिमांड कितने तरह होते हैं, ग्रॉस डिमांड एंड नेट डिमांड। ठीक है, इस पॉइंट को मान लो ओ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इस सवाल, इस ग्राफ को देख करके मुझे बताओ, ग्रॉस डिमांड ऑफ एप्पल, यहाँ पे इसको क्या मान लीजिए, एप्पल मान लीजिए। अब मैं आपसे पूछूँ कि यहाँ पे बताओ आपका ग्रॉस डिमांड क्या ऑफ एप्पल क्या है। मैंने क्या मानने के लिए कहा कि x1 को क्या मान लो, एप्पल मान लो, और x2 को क्या मान लो, चेरीज मान लो। तो ग्रॉस डिमांड मैंने क्या समझाया था, मैंने कहा था जो एक्चुअल डिमांड आपकी है, जो आप कंज्यूम करते हो, क्या ग्रॉस डिमांड है। तो ग्रॉस डिमांड यहाँ क्या होगा, OX1 होगा। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि इंडोमेंट क्या, तो क्या कहोगे, इंडोमेंट है OW1। देखो ना, OW1 इंडोमेंट, यहाँ से यहाँ तक आपकी इंडोमेंट। तो अब आपसे पूछूंगा मैं थर्ड क्वेश्चन कि भाई आपका नेट डिमांड क्या है। तो नेट डिमांड के बारे में क्या सिखाया मैंने आपको, ग्रॉस डिमांड माइनस इंडोमेंट। ग्रॉस डिमांड कितनी है, OX1 माइनस OW1। तो नेट डिमांड क्या हो गया, नेगेटिव में आ गया ना, क्या आ जाएगा, X1W1, ये नेगेटिव में आया। OX1 माइनस OW1, नेट डिमांड है X1W1। अब ये सोचिए जरा कि अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब है सेलिंग। इसका साफ मतलब है कि आप क्या करोगे, इस एरिया को, ये जो अमाउंट है ना, इसको सेल कर दोगे, ये सेल हो जाएगा। जो बचा हुआ आपका एप्पल है उसको सेल कर दोगे। ठीक है सर, यही चीज़ मैं कहाँ डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँ, कहाँ पे, चेरीज के केस में। देखो क्या हुआ, आप खुद देखो, मैं उतना लिखूँगा नहीं यहाँ पे, देखना। आपका इंडोमेंट कितना है, आपका इंडोमेंट है सर, ये इंडोमेंट है, ये जो ग्रीन पट्टी में दिखा रहा हूँ आपको, ये का इंडोमेंट। आपकी ग्रॉस डिमांड कितनी है, जो मैं येलो दिखा देता हूँ, ये ग्रॉस डिमांड। आपका नेट डिमांड क्या है, ग्रॉस डिमांड माइनस इंडोमेंट, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा, इतना बचेगा। और ये क्या आएगा, यहाँ पे आपका ग्रॉस डिमांड ज़्यादा है, इंडोमेंट कम है, मतलब आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो और उगा कम रहे हो, आपके पास फसल कम है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा बाइंग। आप बाई कहाँ से करोगे, चेरीज कहाँ से बाई करो, आपके पास इनकम तो 100 का ही है। तो सर इतना हम सेल करेंगे, इससे जो पैसा आएगा उस पैसा को कहाँ लगाएंगे, इसको बाई करने में लगाएंगे। तो यहाँ क्या अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकला कि सर हमारे पास जो इंडोमेंट था उसमें से हमने एप्पल को कुछ सेल कर दिया, और सेल करके पैसा में कन्वर्ट किया, और उस पैसे से क्या किया, चेरीज़ परचेज कर लिया। क्योंकि चेरीज़ का मेरा क्या हुआ, नेट डिमांड आया है, क्या पॉजिटिव आया है, इसका मतलब बाई कर रहे हैं, और एप्पल का क्या आया, नेगेटिव है, इसका मतलब सेल कर रहे हैं। मुझे पूरा बिलीव है कि आप यहाँ तक समझ गए। आइए
मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार बड़ी फास्टली तरीके से, मुझे लगता है ना थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन ग्राफ करते वक्त समझाते वक्त रहता है, बड़ी फास्ट तरीके से मैं वो बनाता हूँ और आपसे पूछता हूँ, बताओ क्या है ये, क्या ड्रॉ किया आपने? ये आपने बजट लाइन ड्रॉ किया। यहाँ क्या रखोगे आप? यहाँ पे एक पॉइंट रखोगे सर डब्ल्यू जो इंडोमेंट है, और वो यहाँ के हिसाब से क्या 12 और 10 है, यहाँ के हिसाब से 12 और 10 है, ठीक है। ये आपका 12 है और ये आपका 10 है। मैंने ऊपर क्या उल्टा लिखा है क्या? मैंने ऊपर में देखना जरा, नहीं सही लिखा है, 12 10 है, ठीक है। उसके बाद सर, उसके बाद आपका क्या हो सकता है, डिमांड कुछ डिफरेंट हो सकता है। मान लो कि आपका ऑप्टिमम मंडल यहाँ पे है, यूटिलिटी फंक्शन गिवन था, उससे आपने क्या किया, इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ किया और वो यहाँ पे टच किया तो ये आ गया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, आपका इंडोमेंट तो ये है, आपकी ग्रॉस डिमांड तो ये है, तो अल्टीमेटली नेट डिमांड क्या है, ये नेट डिमांड है। नेट डिमांड क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव मतलब क्या आ गया, सेलिंग आ गया, और इसका उल्टा तो आप जानते ही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है बच्चे, देखो तीसरा ग्राफ देखो, ये तो मैंने रिवीजन के लिए कराया था आपको भी, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो क्या, ये आपकी इंडोमेंट है, डब्ल्यू है, 12 एंड 10 है, और आपका जो ऑप्टिमम मंडल है वो यहाँ है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये क्या है, W1 है, ये क्या O है, ये क्या है X1 है, ये क्या आपका, ये आपका W2 है, और ये क्या X2 है। अब यहाँ पे ग्रॉस डिमांड क्या आपकी, ग्रॉस डिमांड है OX1, समझो बच्चे यार ये सब मुश्किल चीज़ नहीं है, ग्रॉस डिमांड OX1, और आपका इंडोमेंट क्या है, इंडोमेंट है OW1। OX1 ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नेट डिमांड, और नेट डिमांड यहाँ क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, बाई कर रहे हो। अगर यहाँ बाई कर रहे हो तो यहाँ आप कोर्स क्या करोगे, सेल करोगे, अंडरस्टूड है। क्यों सर, फिर से बता दो, ये क्या आपकी, ये आपकी ग्रॉस डिमांड है, ये आपकी इंडोमेंट है, तो ग्रॉस डिमांड माइनस इंडोमेंट, ग्रॉस डिमांड कम है, इंडोमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेल हो रहा है। ग्रॉस डिमांड कम है और वो ज़्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आपने अपने अपने कंजम्पशन के लिए इतना रखा है, आपने उगाया था इतना चेरीज़, तो जो चेरीज़ बच गया वो क्या करोगे आप, मार्केट में क्या कर दोगे, सेल कर दोगे। तो ग्रॉस डिमांड माइनस इंडोमेंट अगर क्या आया, नेगेटिव आया, इसका मतलब सेल है। ग्रॉस डिमांड माइनस इंडोमेंट अगर पॉजिटिव आया, इसका मतलब बाय है। पॉजिटिव आने का मतलब ही यही हुआ कि आपको और चाहिए, पॉजिटिव आने का मतलब ही हुआ कि आपको और चाहिए। एक सिचुएशन और भी हो सकता है सर, क्या हो सकता है देखिए, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब बेसिक्स बात है। ये आपका W1 एंड W2 है, एंडोमेंट है, 12 एंड 10, ये आपका है, ये W है। आपका इंडिफरेंस कर्व इसी पॉइंट से क्रॉस कर सकता है, आपका ऑप्टिमम मंडल ये भी तो हो सकता है, वॉट ये हो सकता है आपका। इसका मतलब यहाँ क्या है, यहाँ ग्रॉस डिमांड इक्वस टू क्या है, एंडोमेंट है, ग्रॉस डिमांड माइनस एंडोमेंट क्या है, जीरो है, जीरो है, इसका मतलब नेट डिमांड क्या हो गया, जीरो हो गया। नो बाइंग नो सेलिंग, ना बाइंग ना सेलिंग है। मान गए बात को, ये तीन सिचुएशन आपके सामने डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था। इससे आपका एंडोमेंट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अब स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, डोंट वरी। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर का, लिखिए बजट कंस्ट्रेंट। मैंने शुरू में बोला था आपको बजट कंस्टेंट के बारे में क्या जानते हैं आप, P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू M, पर यहाँ पे अब M इक्वस टू क्या हो गया, W1 P1 W1, ये ऊपर बात हो चुकी है, प्लस P2 W2, जो आपका इंडोमेंट है उसकी जो प्राइस है वही क्या आपका M है। और एक बात जान लो, यहाँ X1 X2 क्या है, X1 X2 बंडल्स है, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ बंडल्स, और W1 W2 क्या है, ये इंडोमेंट्स है। इसकी एक खास बात है, इंडोमेंट तो है ही है, ये W इंडोमेंट तो है ही है, लेकिन W1 W2 में कैन itself be one of the bundle consumer wants to purchase,
नहीं समझे? देखो कंज्यूमर तो बहुत सारा बंडल परचेज करना चाहता है, बहुत तरीके के कॉम्बिनेशन बंडल परचेज करना चाहता है। X1 X2 एक ऑप्टिमल बंडल हो सकता है, उसका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे बंडल का चॉइस है तो उसमें एक चॉइस ये भी है, W1 W2 भी है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया ना कि कहोगे सर W1 W2 तो इंडोमेंट हमारा। भाई मान लिया इंडोमेंट है, लेकिन जो इंडोमेंट बंडल है वो भी तो मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। मैंने क्या कहा था, 12 एप्पल्स थे एंड 10 चेरीज थे, मान लो ये मेरा इंडोमेंट है, मैं इसको बेच कर कुछ भी कर सकता हूँ, इसको कंप्लीटली बेच कर कोई नया बंडल परचेज कर लूँ, या ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं कुछ भी ना करूँ, मैं यही बंडल चूज कर लूँ। तो इंडोमेंट इटसेल्फ मे बी व्हाट, वन ऑफ द बंडल, वो भी एक बंडल हो सकता है। ये मैंने क्यों समझाया अभी बताता हूँ। पहले आ जाओ, जब आप बजट लाइन ड्रॉ करोगे तो आप जानते हैं एकदम सिंपल बात है, ये बजट लाइन होगा और क्या, बजट लाइन सही होता है। अभी बजट लाइन पहले हम क्या लिखते थे, P1 X1 प्लस P2 X2 इक्वस टू लिखते थे M, लेकिन अब नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, P1 W1 प्लस P2 W2, अब ये लिखेंगे। लेकिन एक खास बात और होगी कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट दिखाएंगे कहीं ना कहीं, और उस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, W इक्वस टू W1 एंड W2, ये लिखेंगे। ये पॉइंट आपका W है और जो बंडल है W1 W2 है। क्यों सर? क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा आपसे, ये बजट लाइन है, बजट लाइन पे क्या होता है, डिफरेंट पॉसिबल बंडल्स होते हैं। बजट लाइन पे डिफरेंट पॉसिबल बंडल्स होते हैं, डिफरेंट पॉसिबल बंडल्स होते हैं, मान गए। उसमें से वन ऑफ द बंडल क्या है, इंडोमेंट भी है, इसलिए बजट लाइन ऑलवेज इंडोमेंट से ही क्रॉस करेगा। अब डिफरेंट पॉसिबल बंडल्स में से क्या चूज करोगे आप, इंक्लूडिंग इंडोमेंट, क्या चूज करोगे, ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ बजट लाइन पे डिपेंड नहीं करता। बजट लाइन तो सिर्फ आपको चॉइस देता है, ऑप्शन देता है। बजट लाइन तो थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट्स देता है आपको कि चूज़ कर लो, कुछ भी चूज़ करना चाहो। उसमें से क्या चूज़ करोगे डिपेंड करता है यूटिलिटी फंक्शन पे। उससे इंडिफरेंस कब निकलेगा, वो टच करेगा, उससे ऑप्टिमल बंडल निकलेगा, वही डिमांड होगा। फिर बोल दिया एक बार ना, बहाने से बोल दिया ना। मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल घुसा हुआ रहे कि जब भी कोई पूछे सर डिमांड क्या है, अरे सर डिमांड की बात करो, डिमांड क्या है, डिमांड तो बजट लाइन से डिफरेंट बंडल्स अवेलेबल हैं, उसमें से एक बंडल को चूज़ करना है। तो बंडल कैसे चूज़ करेंगे सर, उसके लिए यूटिलिटी फंक्शन होना चाहिए, उससे क्या निकलेगा, इंडिफरेंस कब निकलेगा, और जहाँ वो टच करेगा वो क्या होगा, ऑप्टिमल बंडल होगा। ये बेसिक बात है जो हर जगह पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल्स को ये काम करना ही पड़ता है, इसलिए मैं ये बेसिक बातें बार बार बोलता रहता हूँ। ठीक है सर, तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया, वही बजट लाइन, बस एम को रिप्लेस किया और एक बात बताया किया कि इसको किसके थ्रू क्रॉस करना है, इंडोमेंट के थ्रू क्रॉस करना है। बस ये बात यहाँ पे नई बात है और कोई नई बात नहीं है। लेकिन एक बात और है, आप ये मान कर चलो कि आपका जो एक इनकम है वो, या फिर जो आप बंडल परचेज़ कर रहे हो, वो बंडल परचेज़ कर रहे हो वो आपके इनिशियल इंडोमेंट के बराबर है, मतलब इनिशियल इनकम बराबर है। आप ये भी कह सकते हो सर हमारे पास मान लो ये इंडोमेंट है, इससे हमारी इनकम निकली, हम इससे कम बंडल परचेज़ करें। ये आपको मैंने शुरू में बता दिया था, ये मान कर चलना पड़ेगा कि जो भी आपकी इनिशियल इनकम है उस इनकम के हिसाब से आप बंडल डिसाइड करते हो, मतलब इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो। ये बात पहले भी हो चुकी है। अब एक बात और, स्लोप क्या हो सकता है इसका, स्लोप ऑफ बजट लाइन, वो तो पहले से जानते हैं हम क्या होता है, -P1/P2। ये कोई नई बात थोड़ी है, यहाँ भी वही होगा सर, यहाँ भी वही होगा। इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, आइए इसको डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए अभी क्या बजट लाइन आपका, P1 X1 प्लस P2 X2 है, इक्वस टू है P1 W1 प्लस P2 W2। अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसको ना आप जानते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन, लीनियर लाइन इक्वेशन का लाइन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, y इक्वस टू mx प्लस सी होता है। इस फॉर्म में ले आइए, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। इसको इस फॉर्म में ले आइए, y मतलब यहाँ क्या हो गया x2, mx मतलब क्या हो गया x1, इस फॉर्म में ले आइए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, x2 को अकेले छोड़ के ट्रांसफ़र करता हूँ उधर, तो ये क्या आएगा, P2 x2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, P1 W1 प्लस P2 W2, अब माइनस क्या, P1 X1 माइनस हो जाएगा। अब x2 क्या कीजिए, इधर रखिए और इसको डिवाइड कीजिए, P1 W1 डिवाइड बाई डिवाइड बाई P2 प्लस P2 W2 डिवाइड बाई P2 माइनस P1 अपॉन P2 इंटू X1।
अब देखिए क्या होगा, ये और ये कट सकता है, कट जाएगा ये, तो क्या बचेगा ये, या इसको नहीं भी काटिए तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। P2 को एलसीएम ले लीजिए, P1W1 प्लस P2W2 डिवाइड बाई P2, ये एक साथ रख लीजिए। अब माइनस व्हाट, P1 P2 एंड X1। अब जानते ही है जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन की जो लाइन था, सॉरी लीनियर लाइन की जो इक्वेशन थी उसके हिसाब से इसको पुट कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये x2 है, ये क्या होगा, ये होगा आपका y। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के हिसाब से x2 इक्वस टू क्या है, y है, और ये क्या, ये आपका c है, और ये क्या आपका, ये आपका m है, और ये क्या आपका x है। इसका मतलब यही क्या होता है, ये तो स्लोप, तो स्लोप क्या होगा, -P1/P2। कई बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा कि बहुत ही बेसिक बातें हम बताने में टाइम लगाते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत ही आसान लग रहा है, मैं कई बार क्लासेस में पहले भी बोल चुका हूँ, आसान लगता है आगे बढ़ जाइए, लेकिन मुझे फास्ट मत करवाइए, क्योंकि फास्ट करने का ऑप्शन आपके पास भी है, लेकिन मैं अगर फास्ट हो गया तो फिर स्लो करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा, इसलिए मुझे फास्ट होने दीजिए, सॉरी स्लोली आराम से हर चीज़ को डिस्कस करने दीजिए। ठीक है जी बच्चों, ये हो गई पूरी बात। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आया इक्वेशन, x2 इक्वस टू आया, स्लोप तो निकाल दिया, चलो अब इनिशियल इक्वेशन में चलो। मान लो मैं क्या कहता हूँ, P1x1 प्लस P2x2 इक्वस टू क्या है, P1W1 प्लस P2W2। अब मैं बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करूँगा, टू एक्सट्रीम केस लूँगा। मान लो व्हेन x1 इक्वस टू 0, x1 इक्वस टू 0 होगा तो उस वक्त क्या हो जाएगा, P2x2 इक्वस टू क्या हो जाएगा, P1W1 प्लस P2W2। x2 इक्वस टू क्या होगा, P1W1 प्लस P2W2 डिवाइड बाई P2, ये पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली क्या कर सकते हैं हम, व्हेन x2 इक्वस टू 0, तो क्या होगा, x2 इक्वस टू 0 होगा तो P1x1 इक्वस टू क्या होगा, P1W1 प्लस P2W2। समझ रहे हैं बात को, यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा, P1W1 प्लस P2W2 डिवाइड बाय P1, ये हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बच्चे, ये x2 आ जाएगा। ये क्यों ड्रॉ किया मैंने, इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पे बजट लाइन ड्रॉ करने में x1 जब 0 है तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका, यही हो गया, ये x2 है ना, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 एंड x2 होगा, x2 बदले ये पुट कर देंगे आप, और जब ये होगा तो इस बात कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 एंड 0 होगा, x1 बदले ये पुट कर देंगे। आइए मैं दिखाता हूँ, जब आप बजट लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन लेते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं, x1 एंड x2, x1 के बदले क्या लेंगे 0, और x2 क्या ले लेंगे यहाँ पे आप, P1W1 प्लस P2W2, और डिवाइड बाई क्या करोगे, डिवाइड बाई P2। यहाँ क्या लेते हो, x1 x2, यहाँ x1 लोगे, x2 0 लोगे, x1 के बदले क्या ले लोगे, P1W1 प्लस P2W2 डिवाइड बाई P1 एंड 0। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिखाया आपको। ठीक है जी, अब अगर मान लो आपको हाँ स्लोप निकालना दूसरे तरीके से है, तो 2 पॉइंट फार्मूला से भी स्लोप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट फार्मूला से भी क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, से भी स्लोप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, इससे भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पास 2 पॉइंट फार्मूला है ही ना, निकाल सकते हैं आप, y2 माइनस y1, यहाँ मैं डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, आइए अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, शिफ्ट इन द बजट कंस्ट्रेंट। इसमें थोड़ी सी कुछ बातें इंटरेस्टिंग होने वाली है। शिफ्ट्स इन द बजट कंस्ट्रेंट, क्या इंटरेस्टिंग होगी सर, दिखाता हूँ मैं आपको भी। आपने अभी तक क्या देखा है, जो बजट लाइन में शिफ्ट होती है वो इस तरह की होती है, ये बजट लाइन है, ए बी है,
ध्यान समझिए, पहले पुरानी बात याद कर लीजिए। स्लोप क्या है इसका? -P1/P2। इफ P1 रिड्यूसेस टू P1 डैश, तो पहले क्या होता था? ये बजट लाइन ऐसे हो जाता था, ABC, जानते हो? इफ P1 इंक्रीजेज टू P1 डबल डैश, तो स्लोप क्या होता था? ऐसे हो जाता था, इंक्रीज का डिक्रीज का। ऐसे ही P2 में भी कर सकते हैं आप, क्योंकि P1 अगर कम हुआ तो स्लोप डिक्रीज करेगा, तो ये फ्लैटर होगा, इंक्रीज करेगा तो स्टीपर होगा। ऐसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं, X2 में भी चेंज करके कर सकते थे क्या? ये है ना, मान लो X2 में फ़र्क पड़ा तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, डिपेंड्स। यही करते थे पहले हम लोग, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा? अब आपका बजट लाइन अब क्या होगा, पहले मैं ये बताता हूँ और उसका कारण क्या वो भी समझाता हूँ। देखो, ये आप बजट लाइन है, ये इस W के अराउंड, ये पॉइंट भी यहाँ पे है। अब अगर मान लो स्लोप आपका तो वही है, क्या है स्लोप? P1/P2। नेगेटिव साइन तो सिर्फ डाउनवर्ड दिखाने के लिए है, ठीक है सर। अब क्या होगा अगर मान लो P1 रिड्यूस किया, सपोज करो P1 रिड्यूस किया, P1 रिड्यूस करने से स्लोप क्या होगा? फ्लैटर होगा। फ्लैटर अभी भी होगा, फ्लैटर होगा, लेकिन ऐसे होगा, फ्लैटर अभी भी होगा, लेकिन फ्लैटर ऐसे होगा। बे यार, फ्लैटर हुआ, देखो। अब आप कहोगे सर अगर प्राइस ऑफ 1 में चेंज हुआ, P1 में चेंज हुआ है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट पहले क्या था? पहले कोऑर्डिनेट ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस। यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट रहा होगा वो कोऑर्डिनेट भी क्या हो गया? चेंज हो गया। और पहले जो यहाँ कोऑर्डिनेट था वो भी चेंज हो गया। सर प्राइस ऑफ 1 में चेंज हुआ है, लेकिन आपने जो बजट लाइन ड्रॉ की है अब, वो बजट लाइन इस तरह से आपने फ्लैट कर दी है कि प्राइस 1 के कम होने से हम X1 की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज तो कर रहे हैं, हम Y1 क्यों चेंज कर दिया अपना? सॉरी, मतलब X2 की क्वांटिटी क्यों चेंज कर रहे हैं? ये बात तो श्योर है कि जो ये बंडल है ये हम ज़्यादा परचेज करेंगे, ठीक है, X1 वाला, लेकिन हम ये क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि प्राइस तो उसका चेंज हुआ नहीं है। यहाँ पे हम X2 शो करते हैं, यहाँ पे हम X1 शो करते हैं, ठीक है ना। X2 में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, प्राइस किसका चेंज हुआ है? X1 का चेंज हुआ है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? उसका वजह है आपका इनकम क्या है? M क्या है? इंडोमेंट है, मतलब P1 W1 प्लस P2 W2। अगर प्राइस P1 से P1 डैश हो जाएगा तो अब आपका इंडोमेंट क्या हो जाएगा? अब आपकी इनकम हो जाएगी M डैश। इनकम M नहीं रहेगी, M डैश हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगी? P1 डैश W1 प्लस P2 W2। और M डैश किस तरह से होगी? M डैश ऐसा होगा कि M डैश इज लेस देन M। बात को समझो अच्छे, बहुत ही आसान बात है, समझना कोई मुश्किल नहीं है। पहले इनकम क्या थी? M थी। लेकिन जब आप अपने फसल को मार्केट में बेचते हो, फसल की प्राइस अगर गिर जाएगी तो आपकी इनकम भी क्या होगी? गिर जाएगी। आपकी फसल की प्राइस P1 थी पहले, तो आपकी इनकम M थी। अब आपकी फसल की प्राइस P1 डैश हो गई है, घट गई है, P1 डैश इज लेस देन P1, तो आपकी इनकम भी कम हो गई है, M डैश इज लेस देन M। अब जब इनकम कम हुई है, अगर इनकम कम हुई तो ऑफकोर्स क्या होगा? X2 क्वांटिटी भी क्या करेंगे आप? कम परचेज करेंगे। इनकम कम हुई तो बंडल आपका डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक बात आती है, सर कि हम इस पॉइंट से क्यों क्रॉस कर रहे हैं? भी इसलिए क्रॉस कर रहे हैं, चाहे हमारी जो भी इनकम हो, चाहे जो भी इनकम हो, मेरे पास W1 एंड W2 बंडल तो अवेलेबल है ही। इज वन ऑफ द बंडल कंज्यूमर में चूज टू परचेज। समझ रहे हो ना? मैं जल्दी में लिख दिया आपको, क्योंकि ये वन ऑफ द बंडल है, इसको चूज कर सकता है कंज्यूमर। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि जिसके प्राइस में भी चेंज होगा, चाहे P1 में चेंज हो या P2 में चेंज हो, वाइस वर्सा, हमारा बजट लाइन में रोटेशन मूवमेंट आएगा, वो रोटेशन आएगा, रोटेट करेगा। और रोटेट किस एक्सिस के अकॉर्डिंग करेगा? वो W के अराउंड रोटेट करेगा। ये पॉइंट तो हमारा फिक्स है, चाहे ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये पॉइंट हमारा फिक्स।
तो इंडोमेंट कॉन्सेप्ट आने के बाद आपको क्या समझना पड़ेगा कि हमारा बजट लाइन इंडोमेंट के एक्सेस के अराउंड क्या करेगा, रोटेट करेगा इन द केस ऑफ चेंज इन प्राइस। लेता हूँ, इन केस ऑफ change in price, budget line will rotate around the bundle endowment, जो endowment बंडल W है उसके अराउंड, उसके चारों साइड, उसको फिक्स पॉइंट मान करके वो क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा। और रोटेट कैसे करेगा, रोटेट आप ऐसा भी कर सकते हैं ना, ये आपका बजट लाइन है, ये आपका W है, रोटेट आपका ऐसा भी कर सकते हैं, रोटेट आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप, मैं अलग अलग लाइन से ड्रॉ करता हूँ तो पता चलेगा आपको। रोटेट आप ऐसे भी कर सकते हैं और रोटेट आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे रोटेट करते हैं, ये वाला ग्रीन वाला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है। क्या ये क्लॉकवाइज है, ठीक है जी। तो ये इसके अराउंड जाएगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है। अगर मान लो ऐसे रोटेट किया तो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जब भी मूवमेंट होगी इसके अराउंड होगी। अब बात ये आती है कि सर कैसे क्लॉकवाइज, ये तो डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपका P1 क्या हो गया है, कम हो गया है, तो वो फ्लैटर होगा, फ्लैटर तो होगा, मतलब ये कर्व हो जाएगा, ये वाला कर्व हो जाएगा, फ्लैटर हो रहा है। अगर P1 मान लो ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, वो स्टीपर होगा, स्टीपर वाला कर्व ये हो जाएगा, ग्रीन वाला हो जाएगा। ये तो P1 की चेन से हुआ है। अब आ जाओ P2 मान लो अगर कम होगा आपका, P2 के कम होने से क्या होता है, स्टीपर होता है, तो स्टीपर मतलब ग्रीन वाला लाइन हो जाएगा। P2 के ज़्यादा होने से क्या होता है, फ्लैटर होता है, तो फ्लैटर ये आपका पिंक वाला लाइन हो जाएगा। दोनों से फ्लैटर एंड स्टीपर हो सकता है, और उसी हिसाब से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी, इसकी मूवमेंट होगी। ज़्यादा मुश्किल पॉइंट नहीं था, बस आपको ये समझना कि अब जब आप कभी प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर बजट लाइन को मूव करोगे तो वो याद रखना कि आपको इंडोमेंट के अराउंड करना है, याद रखना। सॉरी, आगे बढ़ूँ, अगर आप कहें तो मैं आगे बढ़ूँ, इसके अराउंड करना है, यही बात आपको ध्यान रखना है। क्यों करना समझा दिया मैंने आपको। लेकिन यहाँ तो किसकी बात हुई, यहाँ तो चेंज इन प्राइस की बात हुई। अब मैं बात करता हूँ चेंज इन इनकम, चेंज इन इंडोमेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि इंडोमेंट ही आपका चेंज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंडोमेंट ही चेंज हो जाए। अभी इंडोमेंट क्या था आपका, W था, W1 W2, और वो चेंज हो क्या जाए, W1 W डैश हो जाए, और वो जो W1 डैश एंड W2 डैश, ये भी तो हो सकता है। इंडोमेंट चेंज होने का सीधा मतलब आपका फसल ज़्यादा उग सकता है या कम उग सकता है। एग्जाम्पल लो तो आपके फसल ज़्यादा हो गए या कम हो गए, अगर फार्मर्स की बात करो तो इस हिसाब से क्या हो सकती है, ये बढ़ भी सकता है और ये घट भी सकता है। ये इसका इंडोमेंट में चेंज का सीधा मतलब हुआ कि M में चेंज, M बढ़ भी सकता है, M घट भी सकता है। ये बड़ा आसान पॉइंट है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसका मतलब सीधी बात हुआ कि जब इंडोमेंट में चेंज होगा, आपका बजट लाइन अगर यहाँ था पहले, तो बजट लाइन आपका नीचे भी आ सकता है, लेफ्ट वर्ड मूव कर सकता है, और वो बजट लाइन आपका ऊपर भी जा सकता है, बस यहाँ पैरेलल शिफ्ट करेगा। ये बात तो पुराना कॉन्सेप्ट ही हो गया, मतलब इंडोमेंट में चेंज होगा तो पैरेलल शिफ्ट करेगा। इनकम बढ़ने और घटने पर डिपेंड करता है इन बातों को, किधर शिफ्ट करेगा वो। ठीक है जी, पक्की बात, पक्की बात सर। अभी तक की जितनी बातें मैंने पढ़ाई है आपको, उन सब बातों को लेकर एक छोटा सा सवाल है। हालांकि ऐसा सवाल तो एग्जाम में आता नहीं है क्योंकि बेसिक्स है, लेकिन फिर भी एक सवाल डिस्कस कर लेता हूँ तो आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि आज की क्लास इस चैप्टर की थोड़ी सी हल्की क्लास थी, इसलिए आपको लगा होगा कि थोड़े से हल्की अंदाजा मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन नेक्स्ट क्लास के लिए इंतजार कीजिए, बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है, थोड़ा अच्छा उसमें आने वाला वॉल्यूम, तो बड़ा मज़ेदार क्लास होने वाला है। ठीक है, आइए पहले इस सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है, मान लीजिए कि आपके पास इंडोमेंट है ई, और वो क्या आपका W इंडोमेंट है, वो है आपका W1 एंड W2, और वो कितना है, वो आपका 12 ऑरेंजेस
एंड 10 एप्पल्स। प्राइसेस कितनी है? P1 P2। P1 की प्राइस कितनी है? 5। P2 प्राइस कितनी है? 4। ये दे रखा गिवन है, आपके पास भी सवाल होगा, देखिएगा आप। तो इससे क्या निकाल लेंगे हम? इससे हम निकालेंगे P1 W1 प्लस P2 W2। निकाल देखिए कितना आता है भाई। 12 से 5 को मल्टीप्लाई करो, 60 हो गया, ये 40 हो गया, ये 100 आ गया। 100 से क्या निकाल सकते हो? अगर ओनली X2 परचेज करो तो आई एम सॉरी, ओनली X2 तो 100/4 25। ये हो गया कोऑर्डिनेट 0 एंड 25। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? यस सर। ओनली X1 तो 100/5, ये हो जाएगा 20। इसका कोऑर्डिनेट होगा 20 एंड 0। क्या फ़ायदा वैसे सर? इससे क्या करेंगे? हम बजट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बजट लाइन इससे हम ड्रॉ कर लेंगे, बड़ा मज़े से ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। लेकिन ड्रॉ करने से पहले अब एक बात और सिखाता हूँ। देखो देखिए अब इसमें क्या बदलाव हुआ है। द प्राइस ऑफ ऑरेंज फॉल फ्रॉम 5 to 4, मतलब W = W1 W2 तो है ही है। यहाँ W = क्या? 12 एंड 10 तो वही है, P1 एंड P2। ये 5 से घट के क्या हो गया? 4 हो गया। और ये क्या है? हाँ, ये आपका 4 का 4 ही है। समझ गए? अब क्या होगा? इनकम आपकी P1 W1, देखो इनकम घट जाएगा। ये होगा आपका 4 × 12 प्लस 4 × 10, 48 प्लस 40, 88 हो गई। इनकम चेंज हो गया। एक बजट लाइन है जिसके ऊपर इनकम क्या रहेगी? 100 रहेगी। दूसरे में इनकम क्या रहेगी? 88 रहेगी। तो ऑफकोर्स क्या होगा? रोटेट करेगा। बंडल तो दोनों जगह सेम ही है। बंडल यहाँ पे भी क्या 12 10 ही है, यहाँ भी 12 10 में। अब आप जानते हैं, आप जब ड्रॉ करोगे ना तो मज़े से ड्रॉ कर लोगे आप ड्रॉ करना बजट लाइन को। मैं बताता हूँ कैसे बजट लाइन होगा। एक ये होगा और दूसरा ये होगा। एग्जैक्ट कोशिश करना बनाने की। ये क्या होगा? आपका AB होगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका A का 0 एंड 25। B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 20 एंड 0। यहाँ से कोऑर्डिनेट निकालो 88 से। अगर X2 परचेज करोगे ओनली तो कितना होगा? 88/4 कितना? 22। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 एंड 22। अगर X1 परचेज करो तो 88/4, दैट इज ऑल्सो व्हाट? 22। 0 एंड 22। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा आपका 0 एंड 22। और इसका कोऑर्डिनेट यहाँ क्या होगा? हाँ, ये होगा नहीं, 22 एंड 0, 22 एंड 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। और ये आपका इंडोमेंट है, ये तो रहेगा ही रहेगा क्या? 12 एंड 10। मज़ा आ गया सर। देखो अराउंड रोटेट किया। ये कौन सा रोटेशन है? ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्योंकि फ्लैटर हुआ है। प्राइस घट गया ना, P1 घट गया, P1 घट गया तो फ्लैटर हुआ है। अब बताओ इस तरह के टॉपिक जो इतनी बार रिपीट हुआ तो मैं क्यों नहीं आराम आराम से पढ़ा दूँ जल्दी जल्दी में। फटाफट कर लीजिए इस चीज़ को, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन इन सब को पढ़ के रखिएगा। एक तरह से वार्म अप था इस चैप्टर का। ये क्या था? वार्म अप। बेसिक बातें थी, कुछ बातें नई भी थी जो आपने पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये बेसिक्स था। लेकिन इसके बाद हम जब मिलेंगे आपसे तो बात करेंगे ऑप्टिमल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। हेडिंग लिख लीजिए, ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्टिमल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर। ऑप्टिमल बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर आपका टॉपिक है अगली क्लास के लिए। आप चाहें तो कुछ थोड़ा सा पढ़ के रख सकते हैं, लेकिन अगली क्लास में बिल्कुल भी आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार है। जो स्लट्स की वाली बात मैंने कही थी ना कि स्लट्स की को भी यहाँ इन्वॉल्व करेंगे, वो सब बात अगली क्लास में हो जाएगा। ठीक है बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।